बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2.11 तक कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2.12। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2.12 को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल सॉर्ट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास ये है, शो दैट द सम and difference of two perpendicular vectors of equal length or perpendicular and of the same length। अब स्टूडेंट इसमें हमें जो गिवन कंडीशंस हैं वो हमारे पास दो हैं। एक ये कि जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं उनकी हमारे पास लेंथ्स इक्वल हैं, यानी अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, तो उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। एक हमारे पास ये गिवन कंडीशन है और दूसरी जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर बी के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। और स्टूडेंट जो हमने चीज़ शो करनी है वो ये शो करनी है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है, लेट्स सपोज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज आर प्राइम इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये जो हमारे पास इनका सम और इनका डिफरेंस है वो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड में इक्वल होने चाहिए। आर और आर प्राइम का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और आर प्राइम हमारे पास एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी हमारे पास लेंथ इक्वल है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमने ये शो करना है कि उनका सम और उनका डिफरेंस आपस में उनकी लेंथ भी इक्वल होंगी और वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हमने कंसिडर कर लिए दो वेक्टर, एक हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। जिस तरीके से आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, बी है। अब दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इसको स्टूडेंट हम हेड टू टेल रूल के साथ मिलाएं तो हमारे पास आर जो इन दोनों की एडिशन है, जो इन दोनों का सम है, वो तो सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने जब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या है, माइनस बी। तो माइनस बी के लिए स्टूडेंट आपको पता है हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना होता है, अगर किसी वेक्टर का हमने नेगेटिव लेना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं जबकि उसकी लेंथ उतनी ही रहती है। तो स्टूडेंट इधर इस बी की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड, तो इतनी लेंथ का एक वेक्टर हमने क्या ड्रा कर देना है, डाउनवर्ड। अब स्टूडेंट हम जो इधर रिजल्टेंट ड्रा करेंगे वो रिजल्टेंट हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, आर प्राइम इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमने स्टूडेंट दो रिजल्टेंट ले लिए, आर इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास ये आ गया और आर प्राइम इज इक्वल टू ए माइनस बी हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट हमने क्या प्रूफ करना था, हमने दो चीजें प्रूफ करनी थी कि आर और आर प्राइम का मैग्नीट्यूड इक्वल है और आर प्राइम के दरमियान बनने वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड आर और आर प्राइम की कैसे इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेक्टर ए है और उसको हम दो कंपोनेंट्स में अगर डिवाइड करें, कोई वेक्टर ए, तो उसके जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास यही होते हैं स्टूडेंट, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और स्टूडेंट इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, अब इस वेक्टर को अगर हम कोई वेक्टर ए कंसीडर करें तो ये उसका एक्स कंपोनेंट हो गया, ये उसका वाई कंपोनेंट हो गया। तो मैग्नीट्यूड आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्टूडेंट कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने सिंपल इसको जब हमने स्क्वायर लिए तो हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आर प्राइम का मैग्नीट्यूड देखते हैं स्टूडेंट, आर प्राइम का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास दूसरी जो टर्म थी वो क्या थी, नेगेटिव ऑफ बी, नेगेटिव ऑफ बी का स्क्वायर। तो हमारे पास जब नेगेटिव ऑफ बी का स्क्वायर लिया तो फिर स्टूडेंट ये हमारे पास सिंपल बी स्क्वायर आ गया। तो आर प्राइम भी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आके आपकी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई कि आर और आर प्राइम का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इक्वल हैं। अब स्टूडेंट जो सेकंड चीज़ हमने प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि आर वेक्टर और आर प्राइम वेक्टर हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये चीज़ हमने अब प्रूव करनी है स्टूडेंट। तो हमारे पास स्टूडेंट क्या था कि हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल होगी। अब स्टूडेंट हमें जो गिवन था वो ये था कि ए और बी की लेंथ इक्वल है। स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था, बल्कि क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट, उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि हमारे पास
किसी भी वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं, किसी वेक्टर ए की जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होंगे, ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ, ये सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होंगे जब जो वेक्टर ए है वो आपका एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा होगा, 45 डिग्री का एंगल। स्टूडेंट अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, वो डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड हमने इक्वल रखना है, इस केस में ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड हमने इक्वल रखना है तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, 45 डिग्री। तो इस वजह से हमने ए इज इक्वल टू बी जब रखा तो एंगल हमारे पास जो एल ओ एम है, एल ओ एम, ये जो हमारे पास एंगल है ये भी 45 डिग्री होना चाहिए, और इसी तरीके से जो एन ओ एम है, एन ओ एम, ये भी एंगल हमारे पास सिर्फ 45 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट ये भी अगर एंगल 45 डिग्री की इक्वल हो गया, ये भी 45 डिग्री की इक्वल हो गया, तो हमारे पास जो आर का और आर प्राइम के दरमियान का जो एंगल है, यानी कि जो एंगल हमारे पास है एल ओ एन, ये जो हमारे पास एंगल टोटल बन रहा है ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, एंगल एल ओ एम प्लस एंगल एन ओ एम। इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इन आर और आर प्राइम के दरमियान एंगल आ जाएगा। तो 45 प्लस 45 को एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि आपका जो आर और आर प्राइम था वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों आपकी जो कंडीशंस थी जो आपने प्रूव करनी थी वो यहाँ पे आके आपके पास प्रूव होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2.13 है। स्टूडेंट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव द रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज एक को हम कह देते हैं F1 और दूसरे को कह देते हैं F2। एक को हमने स्टूडेंट कह दिया F1 और दूसरे को हमने कह दिया F2। तो ये कहता है कि हम इन दोनों को किस तरीके से ओरिएंट करें या इन दोनों को हम किस एंगल के ऊपर रखें कि इनका जो रिजल्टेंट है वो भी मैग्नीट्यूड में इन दोनों के इक्वल आए। इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट, F1 का मैग्नीट्यूड जो है और F2 का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों को हमने कह दिया F। तो स्टूडेंट ये कहता है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो भी इक्वल टू F आना चाहिए। तो ये हमारे पास किस केस में पॉसिबल है, तो स्टूडेंट देखते हैं कि किस केस में हमारे पास पॉसिबल है। स्टूडेंट लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गया F1 और इसी तरीके का एक और एंगल आ गया हमारे पास, एक और हमारे पास आ गया वेक्टर F2 और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट वेक्टर R। तो स्टूडेंट हमने देखना है कि इनके दरमियान F1 और F2 के दरमियान क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए कि हमारे पास इनका जो हमारे पास लेंथ है वो R की इक्वल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। लेट F1 एंड F2 और टू वेक्टर्स, हमारे पास F1 और F2 हमारे पास टू वेक्टर्स हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और इनका जो मैग्नीट्यूड है या इनकी जो लेंथ है वो सेम है। मैग्नीट्यूड लेट्स से हमारे पास लेट्स से F, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और हमने कह दिया कि वो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है F। और क्वेश्चन में वो कहता है कि इनका जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड हमारे पास इस F के इक्वल होना चाहिए, यानी तीनों जो वेक्टर्स बन रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर और जो दो वेक्टर्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं उनका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आल्सो R इज इक्वल टू F। तो स्टूडेंट ये कब पॉसिबल होगा, स्टूडेंट हमें पता है कि रिजल्टेंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है उसके मैग्नीट्यूड का वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, अंडर रूट F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस
अगर स्टूडेंट हम सिंपल केस लें तो उसमें हमारे पास सिर्फ f1 प्लस f2 का स्क्वायर होता है, लेकिन जब स्टूडेंट हमारे पास एंगल ग्रेटर देन 90 होने की पॉसिबिलिटी हो कि आपके पास दोनों के दरमियान एंगल बनने वाला जो एंगल है वो 90 से ग्रेटर हो, तो ये हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस केस में हमारे पास स्टूडेंट एक और टर्म ऐड हो जाती है जो कि होती है 2f1 f2 cos ऑफ थीटा। यानी स्टूडेंट जैसे हम सिंपल वर्ड में लिखते थे कि ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, लेकिन स्टूडेंट जिस केस में हमारे पास इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो उस केस में हम लिखते हैं +2 ए एक्स ए वाई कॉज ऑफ थीटा। जब एंगल की पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन 90 होती है तो हम ये वाला फार्मूला लिखते हैं। तो स्टूडेंट यही फार्मूला इधर अप्लाई किया, r = f1 प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट हमने ऊपर देखा कि f1 और f2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, और इक्वल किस चीज़ के है, f के। तो ये अगर हम ऊपर पुट करें स्टूडेंट तो हमारे पास क्या आएगा, r = √f² प्लस f² प्लस 2f कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट ये क्या बन गया, हम देखें r मैग्नीट्यूड f² प्लस f² क्या बन गया, 2f² प्लस 2f और f मल्टीप्लाई हुआ तो फिर ये भी f² कॉज ऑफ थीटा। तो इस सारी टर्म में से स्टूडेंट हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r = 2f² हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2f² कॉमन ले लिया हमने, पीछे क्या रहा स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट हम अगर दोनों हमारे पास जो r का मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है स्टूडेंट, f की इक्वल है, तो r का मैग्नीट्यूड भी f हमने पुट कर दिया, तो ये किस चीज़ की इक्वल आ गया, 2f² 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या है हमारे पास f की इक्वल है। अब स्टूडेंट अगर दोनों साइड पे स्क्वायर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो हमारे पास क्या बनेगा, इधर हमारे पास f² आ जाएगा, इधर क्या आएगा स्टूडेंट 2f² इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट बाकी वाला क्वेश्चन मैं इस साइड पे करूंगा इसको। अब देखें अगर f² यहाँ पे है, इस सारी टर्म को हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, हमने ये थीटा फाइंड करना है सिर्फ। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, f² डिवाइड बाई ये वाली सारी टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, f² डिवाइड बाई 2f² = 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, f² से काट गया, पीछे क्या रह गया स्टूडेंट 1/2 = 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब 1 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट 1/2 - 1 = क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा आपके पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा, -1/2। तो थीटा अगर इधर से निकालना हो तो थीटा = cos इनवर्स -1/2, और cos इनवर्स -1/2 जो आपके पास कैलकुलेटर में आता है स्टूडेंट वो होता है 120 डिग्री। यानी आपके पास ये जो एंगल है, ये जब आपके पास एंगल 120 डिग्री होगा, या जब आपके पास जो बनने वाली जो f1 और f2 हैं वो आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्राइएंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगी, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी लेंथ में इसके इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट ये आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, क्वेश्चन 2.14। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2.14 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द वेक्टर्स, द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव द मैग्नीट्यूड। कहता है कि दो वेक्टर्स है, लेट्स सपोज ए और बी, और उनका जो मैग्नीट्यूड है, लेट्स सपोज ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 60 न्यूटन, और जो सेकंड आपके पास जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन। तो स्टूडेंट कहता है कि आपने क्या करना है, पिक द करेक्ट आंसर from those given below and tell why it is the only one of the three correct answer। और 3 उसने स्टूडेंट हमें आंसर दी हुई हैं कि अगर इन दो वेक्टर्स को ऐड करें, हम जब इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। एक ये 100 न्यूटन,
दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास 70 न्यूटन है, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो है 20 न्यूटन। तो स्टूडेंट वो कहता है आपको कि इन तीनों में से करेक्ट आंसर आपने चूज करना है और बताना है कि हमारे पास ये जो तीनों हमारे पास वेक्टर हैं इनमें से सिर्फ वो वाला आंसर क्यों करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूडेंट, द करेक्ट आंसर इज 70 न्यूटन। और इसकी जो रीजन है स्टूडेंट वो ये है कि अगर ये दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल होते, ए और बी पैरेलल होते, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ दे आर पैरेलल, कि अगर ये हमारे पास पैरेलल होते दोनों वेक्टर्स ए और बी तो हमारे पास इनका जो सम है वो मैक्सिमम होता, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये अगर एक दूसरे के पैरेलल होते तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास मैक्सिमम होता, और वो कितना होता, वो होता हमारे पास स्टूडेंट, होता इन दिस केस उनका जो सम होता, द सम इज, इनका जो सम होता वो होता सिंपली 60 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन इज इक्वल टू 95 न्यूटन। और जो हमारे पास अगर ये फर्स्ट कंडीशन, अब जो सेकंड कंडीशन है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम, अब हमारे पास मैक्सिमम लिमिट आ गई, अब हम मिनिमम देखते हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम इफ दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट होते या एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते, इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो इस केस में इनका सम मिनिमम होता, और इन दिस केस इनका सम कितना होता, इन दिस केस द सम इज, इनका जो सम होता वो हमारे पास स्टूडेंट होता 60 न्यूटन प्लस, अब हमारे पास ये अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने क्या लिख लिया, माइनस, आपका जो सेकंड था वो हमारे पास क्या था, माइनस 35 न्यूटन, तो ये इक्वल आता हमारे पास 25 न्यूटन की इक्वल आता। इट मीन्स कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो 25 न्यूटन से ग्रेटर आना चाहिए और 95 न्यूटन से लेस आना चाहिए। तो 100 जो होता है वो हमारे पास 95 से ग्रेटर होता है, सो 100 नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो 20 होता है वो हमारे पास 25 से लेस होता है, तो इसलिए 20 भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आएगा स्टूडेंट, 70 न्यूटन। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.14 भी हो गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 2.15 और इसका जो आंसर है द सम ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी 0। मैं आपको स्टूडेंट जैसे एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप देख लें। द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, द सम ऑफ दीज वेक्टर्स, सॉरी टू नहीं है स्टूडेंट, दीज है, ऑफ दीज वेक्टर्स इज 0। और इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट, रीजन भी आप लिख लें स्टूडेंट। In this case, the head of last vector coincides, the head of last vector coincides with the tail of first vector, so the resultant is 0। the resultant is 0। स्टूडेंट हमारे पास क्या था, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है,
फिर एक सी वेक्टर है, फिर एक डी वेक्टर है, फिर एक ई वेक्टर है और एक इसी तरीके से एक एफ वेक्टर है। स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपके पास जो साइड ऑफ क्लोज पॉलीगॉन है, एक हमारे पास पॉलीगॉन है और वो क्लोज है, तो वो हमारे पास वेक्टर से हमने हर साइड को रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट कहता है कि हेड टू टेल रूल के साथ बताएं कि इन सारे वेक्टर्स का जो सम है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट इनका जो सम है वो 0 होगा। उसकी स्टूडेंट जो रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में एक में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई क्लोज फिगर बन रही हो तो उस क्लोज फिगर का जो आपके पास वेक्टर्स का सम होगा, उस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास इस तरह की एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी जिसका सम हमारे पास क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई क्लोज फिगर हो और उसकी जो साइड्स हैं वो आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो उन वेक्टर्स का जो सम है हमारे पास 0 आता है। इन दिस केस स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपकी जो लास्ट जो आपके पास वेक्टर है एफ, लेट्स सपोज, वो आपकी जो फर्स्ट वेक्टर है, इस लास्ट का हेड जो है वो फर्स्ट के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है। इट मीन्स कि आपके पास रिजल्टेंट ड्रा करने की कोई जगह नहीं है, यानी आपका रिजल्टेंट 0 है। इसके अलावा भी आप स्टूडेंट देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इस जो वेक्टर डी है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इट मीन्स कि ए माइनस डी आपके पास 0 हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट बी और ई आपके पास 0 हो गए। इन दो ये दो कंबाइन होंगे, इसी तरीके से जब ये दो कंबाइन होंगे तो ये भी आपके पास 0 हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 16 और ऑनवर्ड अगर क्वेश्चन करने हो तो आप नेक्स्ट वीडियो देखें। और अगर आपको इन क्वेश्चन में अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो या आपको अगर कोई नोट्स रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।